छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के अंतिम चरण की शुरुआत में जांजगीर चांपा पहुंचे, जहां उन्होंने जांजगीर के अलावा कोरबा और सक्ती जिलों के शासकीय कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार 3 चरणों में लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है और अब अधिकारियों के दावों का जमीन पर सत्यापन भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर पीएम आवास योजना को रोकने का आरोप भी लगाया और कहा कि अब राज्य और केंद्र की सब योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचेगी। सीएम ने महतारी वंदन योजना को भी जन जन तक पहुंचाने की बात कही है और डबल इंजन सरकार को राज्य के विकास का आधार बताया। और उस निमित्त आज आप लोगों के बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आज के प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी जी भी मौजूद हैं। इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े उपस्थित हैं। हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे सीएम सेक्रेटरी पी दयानंद जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। और आप सबको मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है, जो कि 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 3 चरणों में चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत राज्य सरकार सीधे जनता के बीच पहुंच रही है ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जानी जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आम लोगों से संवाद करें, उनकी जरूरतों को समझें और तुरंत कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। सरकार का उद्देश्य है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का सही असर जो है लोगों तक पहुंचे और जन विश्वास लगातार मजबूत हो। बढ़ते आगे कवर्धा से खबर है, जहां समाधान शिविरों के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जन समस्याओं के समाधान को लेकर बड़ी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में करीब 40 लाख आवेदन आए। वहीं दूसरे चरण में अधिकारियों ने आधे से ज्यादा समस्याओं का समाधान कर दिया है और अब तीसरे चरण में जगह जगह क्लस्टर बनाकर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री भी जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। ये 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और मई के अंतिम तक चलेगा और ये 3 चरणों में है। पहला चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जगह जगह हमारे अधिकारी लोगों के बीच में गए हैं और उनकी समस्याओं को आवेदन के रूप में लिए हैं, ऑनलाइन भी लिए हैं और पूरे प्रदेश में 33 जिले में 40 लाख के करीब आवेदन आए हैं। और दूसरा चरण 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारी उसका समाधान किए हैं। अधिकांश जगह में आधे से अधिक समस्याओं का, कहीं पर 75% से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो गया है। और तीसरा चरण कल से 5 मई से प्रारंभ हुआ है और इसमें जगह जगह क्लस्टर में कहीं 8 पंचायत, कहीं 10 पंचायत, कहीं 12 पंचायत, कहीं 14 पंचायत ऐसा क्लस्टर बना के वहां एक समाधान शिविर का आयोजन। भोपाल से खबर सामने आ रही, जहां एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के टॉपर्स की घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की। सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने 10वीं बोर्ड में 500 में से 500 अंक हासिल कर राज्य में टॉप किया है। वहीं 12वीं की परीक्षा में सतना की प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। सीएम मोहन यादव ने दोनों छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बढ़ते आगे, सूरजपुर जिले के प्रशासनिक केंद्र माने जाने वाले सूरजपुर जिला पंचायत सीईओ कार्यालय में साफ सफाई की हालत बेहद चिंताजनक है। कार्यालय परिसर में स्थित शौचालयों की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि वहां जाना किसी सजा से कम नहीं लगता। स्थानीय कर्मचारियों और आगंतुकों ने बताया कि शौचालय में नियमित सफाई नहीं हो रही है। जगह जगह गंदगी, दुर्गंध और पानी की बद इंतजामी से लोगों को भारी असुविधा हो रही है और हैरानी की बात यह है
कि सब उस कार्यालय में हो रहा है जो स्वच्छता अभियान जैसे सरकारी कार्यक्रमों का संचालन करता है। और इस विषय में जब संबंधित अधिकारियों से सवाल किया गया तो कोई ठोस जवाब नहीं मिला। और ये निश्चित ये जो स्थिति है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि जनता और कार्यालय स्टाफ की सुविधाओं को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है। जनता और कर्मचारियों ने मांग की है कि जिला प्रशासन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करे ताकि शासकीय कार्यालयों की गरिमा बनी रहे और स्वच्छता के संदेश को वास्तविकता में भी उतारा जा सके। रायपुर में नगर सुराज संगम कार्यालय के कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने खुद प्रशिक्षण की कमान संभाली और उन्हें पीपीटी के जरिए नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शहरी विकास का रोड मैप समझाया। और इस दौरान उन्होंने स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, शहरी परिवहन से लेकर रिसाइकलिंग तक के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने देश के अग्रणी शहरों और विदेशों के अनुकरणीय उदाहरणों के माध्यम से बेहतर नगरीय प्रशासन के लिए नवाचार पर जोर दिया। बढ़ते हैं आगे। रायपुर में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और उन्होंने कहा कि 16 साल नेहरू, 15 साल इंदिरा गांधी, 5 साल राजीव गांधी और 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इन सभी कांग्रेस नेताओं ने कभी जाति जनगणना नहीं कराई और इसके बावजूद कांग्रेस अब भी इसका श्रेय लेना चाहती है। विजय शर्मा ने ये बात मीडिया के माध्यम से जनता से सवाल करते हुए कही है। मैं अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। मैं आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूं, भाई जो 17 साल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे देश की, जाति जनगणना कभी नहीं कराई। उन्होंने 15 साल इंदिरा गांधी रही, उन्होंने नहीं कराई। 10 साल मनमोहन सिंह रहे, वो नहीं कराया। 5 साल राजीव गांधी रहे, वो नहीं कराया। अनेक और प्रधानमंत्री हुए, वो भी नहीं कराए। कभी इन्होंने कराया नहीं। इनको धन्यवाद दिया जाए। मुझे ये समझ से परे है भाई बात। मैं अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। मैं आपके माध्यम से सबसे पूछ। और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 2 मुस्लिम युवतियों ने हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी की है। महादेवगढ़ मंदिर में अमरीन खान ने सनातन धर्म को स्वीकारते हुए शुभम राजपूत से विवाह किया और अब वह अनुष्का बन चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ की निशात शेख ने कमलजीत सिंह से विवाह कर मेघना नाम धारण कर लिया है। मंदिर में विधिवत हवन पूजन के साथ वैदिक पद्धति से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। मंदिर समिति ने बताया कि दोनों युवतियों ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपनाया है। और मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पथरिया थाना क्षेत्र के झागर गांव में 12वीं की एक छात्रा ने परीक्षा में फेल होने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा गढ़ाकोटा में आर्ट्स विषय से पढ़ रही थी और रिजल्ट में असफल रही। घटना के समय परिजन घर में मौजूद थे, लेकिन छात्रा ऊपर के कमरे में जाकर फंदे से झूल गई। परिजन तुरंत उसे पथरिया अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अभी कुछ देर पहले एक बच्ची को परिजनों द्वारा लाया गया था। बच्ची को देखने के पश्चात हमने उसे मृत पाया है। परिजनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 12वीं का रिजल्ट आया, उसके बाद बच्ची ने फांसी लगा ली है। निवासी कहाँ की है बच्ची? बच्ची झागर गाँव की निवासी बताई है। चूँकि फांसी लगाई है तो सबको पंचनामा की कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। आगे की जानकारी उसके बाद सामने आई। जी अभी कुछ देर पहले एक और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ वह बेहद ही शर्मनाक था और यह हमला दर्शाता है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि आतंकवाद उस नासूर की तरह है जिसे अगर समय रहते कुचला नहीं गया तो ये समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। और इसलिए पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सरकार से मांग की जाने लगी, आखिर कब तक हम चुप रहें? आखिर कब तक एक पिता अपने पुत्र को, एक बहन अपने भाई को और एक पत्नी अपने पति को मरता हुआ देखती रहेगी? आखिर कब तक? और इसलिए इस तरह के कई सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। अब इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार से बार बार सवाल भी कर रहा है कि आखिर इस तरह की चूक हो कैसे गई। सरकार को जब हमले के बारे में जानकारी थी तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? वहीं विपक्ष का यह भी कहना है कि सरकार को इस हमले का पुरजोर जवाब देना चाहिए। आखिर किसने क्या कुछ कहा है, इसी को लेकर देखिए रिपोर्ट।
पहलगाम हमले के बाद और देश की जनता की मांग पर सरकार ने पाकिस्तान पर कड़ा फैसला लेते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं और फैसले का असर देश को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कोई सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है तो किसी का कहना है कि सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तो वहीं किसी का कहना है कि युद्ध से क्या हासिल होने वाला है। युद्ध से देश विकास के दौरे में पीछे चला जाएगा, जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। तो आपको बता दें कि अगर सरकार इस युद्ध को टाल भी दे तो हमें जीडीपी में नुकसान देखने को मिलेगा और इस नुकसान को आज से नहीं, हम 1947 के बाद से झेल रहे हैं, क्योंकि सरकार आतंक और आतंकवाद से देश की सुरक्षा को लेकर लगातार जो कार्य करती रहती है वह पैसों की बर्बादी ही तो है। तो क्यों ना इसका इलाज एक बार में ही निकाल लिया जाए। दरअसल रांची से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 22 तारीख को हुए भीषण आतंकी हमले में 26 बेगुनाह नागरिकों की जान गई है, जिसे लेकर सरकार ने खुद इंटेलिजेंस फेलियर की बात मानी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार को खुफिया जानकारी पहले से थी तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। खड़गे ने दावा किया है कि हमले में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके बाद उन्होंने कश्मीर दौरा रद्द कर दिया और आगे उन्होंने कहा, 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें, ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था। तो आपने देखा कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने यहाँ के 26 लोगों की जानें ली। ये तो दरिंदगी है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी। ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मजहब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो जाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफदेह और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मजम्मत किए हैं और मजम्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला पूरे देश को झकझोर गया है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जिसके बाद सरकार ने खुद इंटेलिजेंस फेलियर स्वीकार किया है। देश भर में गुस्से का माहौल है और विपक्ष सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है कि अगर पहले से खुफिया इनपुट था तो पुख्ता सुरक्षा इंतजामात क्यों नहीं किए गए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना कश्मीर दौरा रद्द किया था। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे दरिंदगी बताया। हमले के बाद अब देश में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग तेज हो गई है। कुछ लोग युद्ध के पक्ष में हैं, तो कुछ इसके आर्थिक नुकसान की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल यह है कि अब आगे सरकार का अगला कदम क्या होगा। पहलगाम हमले के बाद और देश की जनता और आतंकवाद, ये शब्द अपने आप में डर, पीड़ा और विनाश का संकेत बन चुका है और इसकी भयावहता को वही समझ सकता है जिसने किसी ना किसी रूप में इसकी त्रासदी झेली हो। निर्दोषों की जान लेना, समाज में भय फैलाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देना आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य बन गया है। और दुख की बात यह है कि आज भी विश्व आतंकवाद के मुद्दे पर एक मत नहीं है। कुछ देश इसे राजनीतिक लाभ और कुछ धर्म के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की बात करें तो साल 1947 से लगातार इस दंश को झेलता आ रहा है। चाहे 1947 में पाकिस्तानी घुसपैठ हो, 2016 का उड़ी हमला हो, 2019 का पुलवामा अटैक और हालिया अगर हम बात करें 2025 का पहलगाम आतंकी हमला, इसका स्पष्ट उदाहरण है। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भी इसको लेकर बातचीत और चर्चा जरूर होती है और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर सख्त कार्रवाई होने की बात भी कही जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ राष्ट्र अभी भी आतंकवादियों को पनाह देकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं और आज आवश्यकता है वैश्विक एकता की। भारत का संदेश साफ है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इस पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ा आतंकी हमला, धारा 370 हटने के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला। आर्मी की ड्रेस में पहुंचे थे कई आतंकी। आतंकियों ने करीब 50 राउंड की थी फायरिंग। हॉर्स राइडिंग कर रहे पर्यटक पर अंधाधुंध फायरिंग। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी। TRF का मास्टरमाइंड है सज्जाद गुल। पाकिस्तान में बैठकर इसे करता है संचालित। 2019 में अस्तित्व में आया था TRF। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश का पहलगाम हमला सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस हमले में हताहतों की तादाद अधिक हो सकती है। बता दें कि पहलगाम के बैसरन इलाके आर्मी की ड्रेस में पहुंचे कई आतंकियों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। हॉर्स राइडिंग कर रहे पर्यटक अंधाधुंध गोलीबारी की चपेट में आए। आतंकी हमले में 26 से अधिक टूरिस्ट के मारे जाने की आशंका है और इस हमले के वक्त PM मोदी सऊदी की यात्रा पर थे। लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही PM ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और वापस अपने वतन लौट आए हैं। और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और हमले में मारे गए परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ साथ वहां एक उच्च स्तरीय बैठक की गई जो कि बड़ी कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। TRF का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल है जो पाकिस्तान में बैठकर इसे संचालित करता है। बता दें कि लश्कर का मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट 2019 में अस्तित्व में आया था। पाकिस्तान से होती है फंडिंग। TRF के आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और इसकी फंडिंग पाकिस्तानी सेना और ISI करती है। जानकारी के मुताबिक इसे सज्जाद गुल, सलीम रहमानी और साजिद जत लीड करता है। भारत सरकार ने इसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित किया है। TRF ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले शामिल हैं। पिछले साल जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड सुरंग में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी और उस हमले का जिम्मेदार TRF को माना जाता है। कितनी खतरनाक है TRF? बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से चर्चा में आया था TRF। TRF के आतंकी करते हैं टारगेट किलिंग। जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बनाना चाहती है TRF।
सरकार को ठोस कदम उठाने की है आवश्यकता। टीआरएफ साल 2020 में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से चर्चा में आया था। टीआरएफ के आतंकी टारगेट किलिंग करते हैं, वो अधिकतर गैर कश्मीरी लोगों को मारते हैं, जिससे बाहरी लोगों में दहशत का माहौल बना रहे और वो जम्मू कश्मीर ना आए। लेकिन जिस तरह से देश के अंदर इसके पैरोकार हैं, उससे ये समझना होगा कि आखिर इससे उनके परिवार भी प्रभावित होते हैं। अगर छोटे से उदाहरण से इसे समझें तो धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिससे वहां निवास करने वाले लोगों को अच्छा रोजगार का साधन मिला हुआ है। लेकिन इस आतंकी हमले के बाद वहां जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आ सकती है, जिससे वहां रोजगार करने वाले लोग प्रभावित होंगे। इसलिए इस बार के आतंकी हमले के बाद वहां के लोगों में रोष देखने को मिला है और उनका कहना है कि आतंकी कभी भी अपने नहीं हो सकते। लेकिन सवाल है कि आखिर धारा 370 हटने के बाद जब वहां राष्ट्रपति शासन था तो इस तरह की घटनाओं में कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने के बाद ये फिर से सक्रिय हो उठे हैं। लेकिन इस तरह के कृत्य के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर कब तक आम जनता और सैनिक इस तरह के हादसे के शिकार होते रहेंगे। भारत में कहां से आया आतंकवाद? भारत में कई जगहों से आया आतंकवाद। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ गया आतंकवाद का खतरा। अलगाववादी ताकत की मदद से भारत में बढ़ा आतंकवाद। पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म का लिया सहारा। भारत में आतंकवाद कई जगहों से आया है। 1947 के विभाजन के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में विद्रोह को समर्थन देकर और अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देकर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा भारत में कई अन्य आतंकवादी संगठन भी सक्रिय रहे हैं, जिनमें से कुछ राजनीतिक, धार्मिक और जाति कारणों से प्रेरित हैं। पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म का सहारा लिया गया और जो दिशा निर्देश दिए गए उनमें आतंकवाद एक कर्तव्य है और हत्या सुन्नत है। कहा गया है कि सुन्नत का अर्थ लाभ का मार्ग है और इस प्रकार के लोगों को धर्म का जामा पहनाया गया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में रूसी सेनाएं प्रभावशाली हो रही थी। 1980 में अफगानिस्तान पर रूस का नियंत्रण था, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी देश था और वे नहीं चाहते थे कि रूस आगे बढ़े। वहां उनके संगठन CIA ने रेडिकल इस्लामिक ग्रुप की मदद ली और वहां दो संस्थाएं बनाई। एक का नाम था अल-कायदा और दूसरे का नाम था तालिबान। 26/11 की घटना में इस बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े इन चारों संगठनों में एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। उनका मकसद अल्लाह का सहारा लेकर इस्लाम को हासिल करना था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सांस्कृतिक चित्रण पर हमला शुरू किया और मार्च 2001 में बामियान बुद्ध का विनाश किया। दूसरी घटना 2001 में भारतीय संसद पर हमले के रूप में दिखाई दी और इसका उद्देश्य व्यापार, वाणिज्य, नवाचार, सांस्कृतिक संरचना, प्रतीकवाद और लोकतंत्र पर हमला करना है या था। मुंबई में आतंकी हमलों का मकसद भारत की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करना था, क्योंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और इस तरह से एक-एक कर आतंकी भारत में प्रवेश करते गए। आतंकवाद पर भारत का रुख। भारत आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता की नीति पर पूरी तरह अडिग है। भारत का मानना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें मजबूत घरेलू सुरक्षा तंत्र, उन्नत खुफिया साझाकरण और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग की अहम भूमिका होनी चाहिए। भारत लगातार आतंकवाद के वित्त पोषण, प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है और इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाने की मांग करता आया है। भारत का स्पष्ट संदेश है, आतंकवाद के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया का आतंकवाद पर रुख।
दुनिया आज आतंकवाद को एक गंभीर वैश्विक खतरा मानती है और इसके खिलाफ एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाती है। आतंकवाद को हिंसा, भय और विनाश का उपकरण माना जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में अस्थिरता फैलाना होता है। इसलिए अधिकांश देश मिलकर आतंकवाद को रोकने और इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में जुटे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ देश अब भी इसे अपने राजनीतिक और सामरिक हितों के लिए एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे देशों को वैश्विक मंच पर बेनकाब करना और अलग थलग करना आवश्यक है, ताकि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और निर्णायक लड़ाई लड़ी जा सके। यूएन का आतंकवाद पर रुख। संयुक्त राष्ट्र का आतंकवाद के प्रति रुख दृढ़ और स्पष्ट है। यूएन आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा मानता है। यूएन ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिनमें आतंकवाद विरोधी रणनीति, क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। और इसके साथ ही भारत कई बार आतंकवाद को लेकर यूएन में अपनी नीतियों को स्पष्ट कर चुका है। लेकिन एक बात जो आपके लिए जानना जरूरी है, वह है कि संयुक्त राष्ट्र में 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य देशों को वीटो शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। अस्थायी सदस्य देश हर 2 साल में चुने जाते हैं और उन्हें वीटो शक्ति नहीं होती। स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन शामिल है। और चीन भारत के उठाए गए आतंकवाद के मुद्दों पर हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में वोट करता हुआ दिखाई देता है। आतंकवाद आज एक नासूर बन चुका है, जो न केवल भारत की आर्थिक प्रगति बल्कि सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये भारत में अस्थिरता और भय का वातावरण बनाने की साजिश का हिस्सा है। वहीं विश्व के देश भले ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हों, लेकिन प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई बार ये देखा गया है कि कुछ देश अपने हितों के चलते आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाते। ऐसे में एकजुट होकर कड़े और निर्णायक कदम उठाना समय की। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।